एक रात वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर एक जोर का धमाका सुना। ज्यादातर लोगों ने सोचा ये शायद बिजली चमकी है। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए कि ये आवाज क्या थी, लेकिन किसी ने इस धमाके को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्हें क्या पता था कि ये आवाज असल में उनके लिए मौत का पैगाम बनने वाली थी। बस अभी तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ था। ये कहानी बिल्कुल किसी तबाही वाली मूवी जैसी लगती है, पर ये हकीकत है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा फिर से कभी भी हो सकता है। पर आज की कहानी पर जाने से पहले, यदि आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला द हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दे ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। 22 अगस्त 1986 की सुबह एफ्रेम चे एकदम से जाग गया, लेकिन वो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में था और एकदम कंफ्यूज्ड लग रहा था। अपनी छोटी सी मिट्टी से बनी घर के बिस्तर पर लेटे हुए, जो एक टीले पर बना था, वो कोशिश कर रहा था ये याद करने की पिछली रात को क्या हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से ये एहसास था कि कुछ अजीब हुआ है रात को, जो उसे याद करना जरूरी है। लेकिन जितना एफ्रेम याद करने की कोशिश कर रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसकी मेमोरी ब्लैंक हो गई है, जैसे वो बिल्कुल चीजों को जोड़ नहीं पा रहा हो। पिछली रात की एक चीज जो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद थी, वो था एक बहुत जोर का गड़गड़ाना, जैसे बिजली गरज रही हो। उस वक्त उसके दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल आया कि ओ शायद रात को बारिश होगी और शायद जब वो सुबह उठेगा तो बारिश चल रही होगी। लेकिन उसके बाद एफ्रेम कितनी भी मेहनत करे, उसे ये याद नहीं आ रहा था कि उस धमाके के बाद कितना वक्त गुजर गया अपने बेड पर पड़े हुए। बस इतना याद था कि वो बेड में था और तब थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, और बस उसे पिछली रात की इतनी ही बात पता थी। तो 22 अगस्त की सुबह जब एफ्रेम अचानक उठा और बहुत कंफ्यूज्ड था, उसने बेड से उठकर अपने पास वाले खिड़की के बाहर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था और जमीन भी बिल्कुल सूखी थी। कोई निशानी नहीं थी कि कल रात को बारिश हुई हो। अब एफ्रेम को लगने लगा कि कुछ तो गलत है यहाँ, लेकिन उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। अंत में एफ्रेम बेड से उठा, अपने पैर बेड से नीचे रखे, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो लगभग गिर ही गया था। मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और फिर सोचा कि पहले अपने 4 बच्चों को चेक करूं कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही एफ्रेम ने घर में चलने की कोशिश की, उसका जिस्म उसके दिमाग का बात नहीं मान रहा था। कुछ ही देर बाद बच्चों को देखने के बजाय एफ्रेम घर के बाहर निकल गया और बस अपने घर के सामने खड़ा हो गया, दूर कहीं देखते हुए, बिना ये समझे कि वो यहाँ क्यों है। जहाँ एफ्रेम रहता था वो गांव था नायोज, जो एक बिल्कुल रूरल गांव था, जहां ना बिजली थी, ना पानी और ना ही अच्छे रास्ते। गांव 2 हिस्सों में बटा था, ऊपरी नायोज और निचला नायोज। एफ्रेम अपर नायोज में रहता था, जो एक खूबसूरत झील नायोज के पास था, लेकिन ज्यादातर लोग लोअर नायोज में रहते थे, जो झील के नीचे था। उस सुबह जब एफ्रेम अपने घर से बाहर बिना किसी वजह के खड़ा था, उसने आसपास देखा कि अपर नायोज में और कोई भी नहीं था, वहां वो अकेला था। थोड़ा सोचने के बाद एफ्रेम ने डिसाइड किया कि वो लोअर नायोज चलेगा, ताकि वहां किसी से बात कर सके और समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब एफ्रेम आधा रास्ता नायोज झील के पास पहुंचा, तब एकदम से उसे ये एहसास हुआ कि दुनिया बिल्कुल ही शांत हो गई थी। आमतौर पर जंगली बबून्स के चीखने की आवाज आती थी, कीड़े मकोड़ों का भुनभुनाना होता था और चिड़िया गाती थी, लेकिन अब हर जगह बिल्कुल सन्नाटा था। मच्छर तक, जो हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा था, वो भी गायब थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एकदम बंद हो गई थी। जब एफ्रेम आसपास देख रहा था, समझने की कोशिश करते हुए कि ये सब क्या हो रहा है,
उसने अचानक से झील के पास एक औरत की जोर से आवाज सुनी। उसने अपना सर तुरंत उस डायरेक्शन में घुमाया जहां से चीख आ रही थी। उसने देखा कि कुछ 100 फीट दूर एक औरत जो उसके गांव की ही थी, वो एफ्रेम को देख रही थी, पर वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं थी और अपने बचे खुचे कपड़े फाड़ रही थी। वो इतनी जोर से चीख रही थी कि जैसे दुनिया को कुछ बताना चाह रही हो। एफ्रेम ने तुरंत रिएक्ट किया और वो बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे वो और करीब आ रहा था, उसे जमीन पर कुछ अजीब से शेप्स दिखाई दे रहे थे जो उस औरत के पास बिखरे पड़े थे। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है, लेकिन जब वो 20 फीट दूर था तो उसने अपने पैरों को अचानक से रोक लिया। उसने देखा कि जमीन पर पड़े वो शेप्स असल में इंसान थे जो उस औरत के पूरे परिवार के लोग थे। वो सब लोग बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि सो रहे हो, और उनके साथ उनके सब पालतू जानवर भी जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन जब एफ्रेम उन लोगों और जानवरों को गौर से देख रहा था, उसने देखा कि उनके नाक के आसपास थोड़ा खून लगा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये लोग सिर्फ सोए हुए तो नहीं हो सकते, ये सब मर चुके हैं और ये जानवर भी मर चुके हैं। वहां से एफ्रेम का ध्यान उस औरत पर गया जो अब अपनी घुटनों पर गिर चुकी थी। वो अपने पिता के हाथ को पकड़कर झटक रही थी, जोर जोर से खींच रही थी, उठो प्लीज उठो। लेकिन एफ्रेम को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। सब लोग अब इस दुनिया से जा चुके थे। कहीं ना कहीं अंदर से एफ्रेम को लग रहा था कि उसे उस औरत के पास जाके उसे संभालना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन अचानक से डर की एक लहर उसके अंदर गुजर गई। उसका दिमाग अब तक ठीक से काम नहीं कर रहा था और इन सब मरे हुए लोगों को देखकर उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, जैसे ये सब समझना उसके बस की बात नहीं थी। बहुत ही बुरा महसूस करते हुए एफ्रेम ने उस दुख से परेशान औरत और उसके मरे हुए परिवार को एक आखिरी बार देखा और फिर पलटकर वहां से भाग गया। जब वो वापस मुड़कर उस रास्ते पर आया तो बिना रुके लोअर नायोस की तरफ नीचे उतर गए। लोअर नायोस के गांव वाले छोटे छोटे टीन के छत वाले झोपड़ों में रहते थे जो कि एक दूसरे से बहुत करीब थे। सुबह का वक्त था और लोअर नायोस आमतौर पर इस समय एक जिंदा और खुशहाल जगह होती थी जहां बच्चे दौड़ रहे होते थे और जानवर सड़क पर चल रहे होते थे और दूर कहीं से संगीत की आवाज आती थी। लेकिन जब एफ्रेम पहाड़ी के नीचे आया और लोअर नायोस के पास पहुंचा, वहां की खामोशी उसके दिल में डर को और गहरा कर रही थी। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली, उम्मीद करते हुए कि जब वो कॉर्नर पर घूमेगा और गांव में रोड पर नजर डालेगा तो वहां पर कुछ लोग दिखेंगे। लेकिन जब एफ्रेम ने कॉर्नर पर मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ मरे हुए जानवर सड़क पर पड़े दिखे। वो पूरी सड़क, फुटपाथ, सब कुछ उन जानवरों की लाशों से भर चुका था। अब एफ्रेम इतना डिस्परेट हो चुका था कि किसी जिंदा इंसान को देखने के लिए उसने अपनी नजर को बिल्कुल सीधा रखा ताकि वो मरे हुए जानवरों को न देखे और सीधा एक झोपड़ी की तरफ दौड़ गया। उसने पहले झोपड़ी का दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वो तुरंत ही रुक गया। उसके सामने जमीन पर एक औरत पड़ी हुई थी जो बिल्कुल मरी हुई दिख रही थी। उसके हाथ के पास एक कटोरी थी जिसमें कि मक्का था, जैसे कि वो खा रही हो और अचानक से गिर गई हो। एफ्रेम अब उस मरे हुए शव को घूरे जा रहा था। उसके बाद एफ्रेम का ध्यान बेडरूम की तरफ गया जो उसकी नजरों के सामने था। उसने देखा कि उस औरत का परिवार अपने पलंग पर पड़ा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि वो लोग सो रहे हैं, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था, कोई भी सांस नहीं ले रहा था। उस औरत का पूरा परिवार मर चुका था। ये देखकर एफ्रेम काफी हिल गया था और वो हिचकिचाते हुए पीछे हटकर उस झोपड़े के बाहर आ गया। जब एफ्रेम ने सड़क की तरफ दोबारा देखा तो उसके दिमाग का एक हिस्सा अचानक से वापस काम करने लगा।
उसने रियलाइज किया कि जो लाशें उसने देखी वो सिर्फ जानवर नहीं था बल्कि इंसान भी थे। ज्यादातर लाशें इंसानों की थी जो एक दूसरे पर गिरी हुई थी। दरवाजों के पास लोगों की लाशें थी और एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल से एकदम से गिर गया था जिसके हाथ हैंडल पर लटके हुए थे। कई लोग या तो बिल्कुल नंगे थे या आधे कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल उस औरत की तरह जो झील के पास थी। एफ्रेम को और एक अजीब बात ये लगी कि किसी भी इंसान के शरीर पर कोई घाव नहीं था, जैसे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और अचानक से मर गए। अब एफ्रेम के पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने वही रास्ता पकड़ लिया जिससे वो आया था, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई जिंदा इंसान मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक आदमी और उसका बेटा दूर से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और वो दोनों भी लाशें पार करते हुए एफ्रेम की तरफ आ रहे थे। एफ्रेम ने सोचा कि वो दोनों उसके पास रुकेंगे और बात करेंगे, लेकिन जब वो करीब आए एफ्रेम ने देखा कि दोनों आदमी की आंखें बड़ी थी। उनका चेहरा अजीब खौफ से भरा हुआ था, जैसे कि वो उससे देख ही नहीं रहे हों। वो बस सीधा आगे की तरफ जा रहे थे और बिना एक पल रुके एफ्रेम के पास से गुजर गए, जैसे कि वो वहां हो ही नहीं। एफ्रेम ने उन्हें रोका नहीं, बस देखते रहा जब तक वो दूर नहीं चले गए। एफ्रेम ने देखा कि वो बाप और बेटा कुछ दूर दौड़कर रास्ते से हट गए और जंगल की तरफ चले गए। वो देखते ही देखते गायब हो गए। तभी एफ्रेम के दिमाग का एक और हिस्सा जागने लगा, जैसे कुछ यादें वापस उसके दिमाग में आने लगी। उसे अपने बचपन की एक कहानी याद आई जो उसके दादाजी ने उसे सुनाई थी। उस कहानी में नायोस के गांव वाले बहुत सालों पहले एक बार नायोस झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते थे। उनका लीडर जादू से झील के पानी को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे एक रास्ता बन जाता है ताकि सब झील के बीच से गुजर सके। सब लोग चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में नेता के कंधे पर एक मच्छर बैठ जाता है। जब नेता मच्छर को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो वो पानी पर अपना नियंत्रण खो देता है और पूरा पानी उनके ऊपर टूट पड़ता है। सारे गांव वाले डूब जाते हैं। एफ्रेम के दादाजी ने उसे कहा था कि डूबते हुए लोगों की आत्माएं अब लोअर नायोस के पास दो बड़े पत्थरों के बीच रहती हैं। और ये कहानी सुनने के बाद एफ्रेम और गांव के लोगों का मानना था कि लोअर नायोस शायद इन बातों से प्रभावित है। इस वजह से एफ्रेम ने अपना घर ऊपर नायोस में बनाया था ताकि वो इन भूतों से दूर रहे। जब एफ्रेम को याद आया, उसने सोचा ये सब भूत प्रेत का ही काम होगा। उसे लगा कि अगला निशाना वो खुद बनेगा, इसलिए वो डर के मारे सीधा दौड़ता रहा, रास्ते में पड़ी लाशें पार करते हुए हर कुछ दूरी पर रुकता, जैसे कि वो और कोई दूसरे सर्वाइवर को ढूंढ सके। झोपड़ी के अंदर झांकता, लेकिन हर बार उसे बस मरे हुए लोग मिलते जो अपने पलंग पर या जमीन पर पड़े होते थे। काफी देर तक दौड़ने के बाद एफ्रेम एक और झोपड़ी की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ही खुल गया और सामने खड़ा था उस झोपड़ी का मालिक, जोसेफ मैकवाइन। लेकिन जोसेफ की हालत एफ्रेम से भी बहुत ज्यादा खराब थी। रात को जोसेफ अपने घर के अंदर था जब उसने एक जोर से धमाके की आवाज सुनी जो एफ्रेम के लिए बिजली की गरज जैसी थी। उसके बाद जोसेफ ने सुना कि उसकी बेटी अपने पलंग पर एक अजीब तरीके से खर्राटे ले रही थी। चिंतित होकर जोसेफ अपनी बेटी के पास गया, लेकिन सिर्फ कुछ ही कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर गया। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसके हाथ में घाव थे, जहां उसके गिरने के बाद जमीन पर जोर से टकराया था। वो पूरी तरह से थक चुका था और एफ्रेम की तरह ही बेचारा उलझन में था। वो धीरे धीरे अपनी बेटी के पास चला गया, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी बेटी मर चुकी थी। अब जोसेफ ने दरवाजा खोला और सामने सब मरे हुए लोगों को देखा। एफ्रेम उसके सामने खड़ा था, लेकिन जोसेफ कुछ समझ नहीं पा रहा था।
वो बस वहीं खड़ा था, एकदम स्टंट, जैसे कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। एफ्रेम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। एफ्रेम और जोसेफ ने एक दूसरे को कुछ मिनट तक चुपचाप देखा, जैसे दोनों समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है। फिर बिना एक शब्द बोले दोनों ने हाथ मिलाया। एफ्रेम ने मुड़कर सड़क की तरफ दौड़ लगाई और शुरू में जोसेफ भी उसके पीछे चला, लेकिन जल्दी ही वो अलग हो गया और अपने पड़ोसी के घर की तरफ चला गया। जब जोसेफ अंदर गया, उसने देखा कि उसके सभी पड़ोसी मरे हुए थे, लेकिन जोसेफ अब तक नम हो चुका था। इस नज़ारे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जैसे वो इस हालत को समझने की क्षमता ही खो चुका हो। फिर एक टाइम पर जोसेफ को ये समझ में आया कि उसे जाकर मदद लानी पड़ेगी। वो दौड़कर अपने घर लौट आया, अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव की तरफ चल दिया। बहुत देर तक चलने के बाद जोसेफ एक दूसरे गांव में पहुंचा जहां लोग जिंदा थे। उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि उनके गांव में क्या हो रहा था, लेकिन उसकी बातें इतनी उलझी हुई थी कि कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा था। जब वो कुछ समझाने में सफल भी होता था तो उसकी बातें सुनकर सबको लगता था कि ये तो पागल हो गया है, पूरा गांव एक ही रात में कैसे मर सकता है। इसलिए उस दिन किसी ने भी जोसेफ की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन कुछ लोग उसके गांव गए और जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे जोसेफ ने कहा था। सारा गांव मरा हुआ पड़ा था। जैसे जैसे वहां के ऑफिशियल्स इस विचित्र घटना का पता लगाने लगे, ये बात सामने आई कि सिर्फ नायोज ही नहीं, आसपास के कुछ और गांव भी इस घटना का शिकार हुए थे। 22 अगस्त 1986 की सुबह जो मास डेथ्स हुई, उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। 25 अगस्त को एक अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ डिवाइन ने टीवी पर यह खबर देखी, जिसमें वेस्ट अफ्रीका के ये अजीब मौत के हादसे की चर्चा हो रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कैसे मरे। डिवाइन टीवी देखते ही शॉक्ड में था। उसने तुरंत अपने संपर्क के लोगों को यूएस गवर्नमेंट में कॉल किया और कॉल करके कहा कि उसे जल्दी से नायोस भेजा जाए। डिवाइन के संपर्क के लोगों को डिवाइन का बैकग्राउंड पता था, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और उसके लिए फ्लाइट अरेंज कर दी। डिवाइन और उसका साइंटिफिक पार्टनर हेराल्ड आर सिगर्डसन 27 अगस्त को नायोस पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिलिट्री मरे हुए लोगों को बड़े बड़े मास ग्रेव्स में दफनाने में लगी थी। कुछ सर्वाइवर्स जैसे जोसेफ और एफ्रेम वहां खड़े दिख रहे थे। एफ्रेम के बच्चे और कुछ लोग भी इस हादसे में बच गए थे। डिवाइन और सिगर्डसन जब वहां के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने सुना कि लोग अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। कुछ लोग कहते थे ये किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, तो कुछ कह रहे थे इनविजिबल सुपर वेपन या एटॉमिक एक्सप्लोजन का काम था। कुछ जैसे अफ्रेम समझते थे कि ये पैरानॉर्मल शक्तियां थी और ये उन डूबे हुए लोगों के भूतों का हमला था। लेकिन डिवाइन और सिगर्डसन को ये यकीन था कि ये थ्योरीज सही नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी ट्रेजेडी पहले भी देखी थी जो बिल्कुल इस तरह की थी और वो समझ सकते थे कि ये किस वजह से होगा। जोसेफ डिवाइन और हारल्ड सिगर्डसन को झील नायोस का सीन देखकर याद आया कि 2 साल पहले नायोस से 60 मील दूर मैनून झील में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, पर बस छोटी स्तर पर। वहां 37 लोग एकदम से मर गए थे और डिवाइन और सिगर्डसन को वहां भेजा गया था ये समझने के लिए कि ये कैसे हुआ। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे उन्होंने अननोन अननेचुरल हजार्ड का नाम दिया। उन्होंने इस एरिया के लोगों को वार्न करने की भी कोशिश की थी कि ऐसा दोबारा से हो सकता है, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सिगर्डसन ने तो इस थ्योरी पर पूरा साइंटिफिक पेपर भी लिखा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनका थ्योरी बहुत ही ज्यादा बेमतलब का लग रहा था। अब जब डिवाइन और सिगर्डसन नायोस झील में आए तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उनका अननोन अननेचुरल हजार्ड वापस से हो गया हो। वो तुरंत झील नायोस की तरफ गए और वहां पानी के सैंपल्स लेना शुरू किया। जब उन्होंने इन शीशियों के सैंपल्स पर ढक्कन लगाया तो उन्होंने देखा कि उनके ढक्कन अपने आप फूटने लगे
और यही वो पल था जब उन्हें समझ आ गया कि उनका ये थ्योरी बिल्कुल सही है। नायोस झील एक टिपिकल झील नहीं था, ये एक क्रिएटर झील था जो कि पुरानी वोल्केनिक एक्सप्लोजन के बाद बना था। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से झील नायोस के तल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ट्रैप हो गया था। CO2 एक इनविजिबल और ऑडोरलेस गैस है, मतलब कि इसे देखा या सूंघा नहीं जा सकता, जो हम जब सांस छोड़ते हैं तब रिलीज होती है। थोड़ा सा CO2 अगर हम इनहेल करें तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा हमारी सांस के साथ अंदर चला जाए तो बेहोशी, जी मचलाना और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और अगर हम CO2 का बहुत ज्यादा अमाउंट सांस के साथ अंदर ले ले तो हम मर भी सकते हैं। झील नायोस के तल में ये CO2 शायद हजारों सालों से ट्रैप थी, लेकिन 21 अगस्त 1986 की रात कुछ ऐसा हुआ जो उस CO2 को रिलीज कर गया। यही वो रात थी जब एफ्रेम ने थंडर जैसा आवाज सुना था और जोसेफ ने भी लाउड बूमिंग का साउंड सुना था। शायद वो आवाज किसी रॉक स्लाइड की थी या किसी वॉल्केनिक एरप्शन की जो झील के नीचे हुआ होगा। जो भी था, जब CO2 रिलीज हुई तो उसने एक टॉक्सिक क्लाउड बनाया जो धीरे धीरे झील के ऊपर आ गया। फिर ये गैस का बादल झील नायोस के नीचे लोअर नायोस के आसपास के गांव की तरफ रोल करता हुआ आया। ये टॉक्सिक CO2 क्लाउड जो भी इंसान, जानवर या इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आया वो मर गया। जिन्होंने बचने का मौका पाया जैसे अफ्रेम और जोसेफ, वो CO2 पॉइजनिंग के कारण उन्हें चक्कर आ रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने फ्रेश एयर में सांस लिया उनके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो गए। यही डेडली CO2 फेमिनिन था जो झील मैनून में भी हुआ था और जो अननोन अननेचुरल हजार्ड के नाम से पहचाना गया था, जिसकी वार्निंग डिवाइन और सिगर्डसन ने दी थी। नायोस झील डिजास्टर में 1700 से ज्यादा लोग मर गए और 3500 से ज्यादा जानवर भी इस घटना का शिकार हुए। हालांकि एग्जैक्ट नंबर कभी भी पता नहीं लग पाया। आज भी कुछ लोग वापस अपर और लोअर नायोस में बस गए हैं, जिसमें अफ्रेम भी शामिल है, जबकि ऑफिशियल्स अब तक कह रहे हैं कि ये झील अभी भी बहुत डेंजरस है और कोई भी CO2 डिजास्टर कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।